नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और बीएसटीसी फर्स्ट ईयर वालों का जो अपना चौथा पेपर चल रहा है, ठीक है, वो चौथे पेपर की आपकी यूनिट नंबर 3 है, भाषा और बहुभाषिकता। तो एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म बता देता हूँ, इस यूनिट से आपका निबंधात्मक प्रश्न नहीं आता, ठीक है ना, नहीं आएगा निबंधात्मक। आपसे छोटा ही प्रश्न पूछा जाएगा, लघुत्रात्मक और अति लघुत्रात्मक और ऑब्जेक्टिव। निबंधात्मक प्रश्न इससे नहीं पूछा जाता है, जहाँ तक मुझे कन्फर्मेशन है कि इस यूनिट से अभी तक तो शायद कोई भी निबंधात्मक प्रश्न नहीं आया है। तो आप लोग यहाँ पर पढ़ेंगे उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को। उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करो। सबसे पहले यही काम करना है आपको, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, इसको ज्वाइन करो टेलीग्राम को फटाफट, और वीडियो को बाद में देखना। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके लिए आता है यहाँ पर, ठीक है। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि 1971 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में भाषाएं कितनी थी। तो भारत में भाषाएं थी 1632 भाषा, ठीक है ना। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कि व्यवधान के कारण 1981 की जनगणना किस राज्य में नहीं करवाई गई थी। तो आंसर हो जाएगा आपका असम के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन। व्यवधान के कारण 1981 की जनगणना किस राज्य में नहीं करवाई थी, असम के अंदर नहीं करवाई थी। और 1991 की बात करें तो 1991 में जनगणना किस राज्य में नहीं हुई थी। तो साथ ही आंसर होगा आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। जम्मू कश्मीर में 1991 में नहीं करवाई थी, जबकि 1981 की बात करें तो असम के अंदर नहीं करवाई थी। अगला है 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में मातृभाषा कितनी है। तो कितनी थी भाई, 234 थी। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या का भाषाई आधार पर हिंदी की प्रतिशतता कितनी थी। तो 41.03 ये प्रतिशत था 2001 के अनुसार कुल भारत की जनसंख्या का। मतलब इतने प्रतिशत लोगों के द्वारा हमारे देश के अंदर हिंदी भाषा बोली जाती है, ठीक है, 2001 के अनुसार। और हमारी राष्ट्रीय भाषा भारत की क्या मानी गई है, हिंदी मानी गई है। और भारत में कितने भाषा परिवार हैं, 4 भाषा परिवार हैं, जिनका आगे मैं जिक्र करूंगा, आप लोग याद रखना उनको। अच्छा प्रश्न है वो भी, ठीक है ना। निम्न में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार की एक भाषा है। तो वो है कुडुम। इसके आगे भी हम चर्चा करेंगे, इस प्रश्न की भी हम आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, संविधान के किस भाग में भाषा संबंधी प्रावधानों को रखा गया है। तो भाग नंबर 17, भाग की पूछे बात तो भाग नंबर है 17, ठीक है ना। और पूछा जाए सूची की बात करें ना, अनुसूची कौन सी है, अनुसूची है अपनी 8वीं, कौन सी है, 8वीं अनुसूची है, ध्यान रखना। 8वीं अनुसूची भाग नंबर 17 में भाषाओं का उल्लेख किया गया हमारे संविधान के अंदर, ठीक है। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी में लिखी हिंदी को संघ यानी पूरे भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया है। तो 343 भाषाओं को, कितना, 343 भाषाओं को, ठीक है ना। कितनी भाषा, सॉरी, किस अनुच्छेद की बात की गई है, ये 343 नंबर के आर्टिकल 343 के अंदर, आर्टिकल नंबर है 343, जिसमें हिंदी भाषा को हमारे भारत की राजभाषा घोषित किया गया है। चलिए, अब बात करें त्रिभाषा सूत्र कौन सा है। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, त्रिभाषा सूत्र याद रखना। पहली तो है मातृभाषा, दूसरी अंग्रेजी, और तीसरी आपकी कोई भी भाषा हो सकता है, दैट इज आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये किसके द्वारा दिया गया था भाई, ये दिया गया था कोठारी कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा, कोठारी आयोग के द्वारा दिया गया था भाई, त्रिभाषा सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये अच्छा क्वेश्चन आप लोग याद रखना, ये प्रश्न कई बार भी आ चुका है और आता रहता है ज़्यादातर, कि हमारे भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, सूची कौन सी है, 8वीं, जिसमें भाषाओं का उल्लेख है। तो हमारी 8वीं अनुसूची में अगर पूछा जाए वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, ठीक है, 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें ना मूल संविधान में, मूल संविधान में थी 14 भाषाएं, लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो चुकी है, 22 हो चुकी है, 8 भाषाएं और बढ़ गई, ठीक है। ये रीट के अंदर भी अच्छा टॉपिक है। ओके, हम सामाजिक ज्ञान की विषय जब पढ़ते हैं ना, सामाजिक विज्ञान, उसमें पूरा भारतीय संविधान का हम जिक्र करते हैं, सब सामाजिक ज्ञान भाषा के अंदर। तो ये मेंस के अंदर टॉपिक है अपना, ठीक है भाई। नेक्स्ट है अगला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना,
1813 में अंग्रेज जब भारत आए तो उनके द्वारा आरंभ किए गए प्राथमिक स्तर के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम क्या था? स्थानीय भाषा यानी मातृभाषा मान लीजिए आप लोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई थी? तो ये यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफर्म करना है एक चीज़ को, ये प्रश्न किस तरीके से पूछा गया है कि भाई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लागू की गई। लागू की बात करेंगे तो 1968, क्योंकि पहली शिक्षा नीति थी ये। लागू तो पहली तो हुई थी ना, तो पहली 1986, जिस समय पर प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी। समझ में आएगा पूरा। और दूसरी शिक्षा नीति की बात करें ना, वो थी हमारी 2 नंबर की, और इस समय राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। और अब बात करें हमारी तीसरी शिक्षा नीति, तीसरी शिक्षा नीति है 2020 में, जो ये नवीनतम नीति कहलाती है, और इसको अभी तक लागू नहीं किया गया साथियों, लेकिन बना दी गई है। और इस समय प्रधानमंत्री है हमारे नरेंद्र मोदी। इसके तत्कालिक यानी वर्तमान में भी है ये 2020 की शिक्षा नीति के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। तो तीनों ही शिक्षा नीति याद रखना। शुरुआत हुई थी 1968 में, 2 नंबर की 1986 में, और वर्तमान में कौन सी है? 2020, जो नवीनतम शिक्षा नीति है। ठीक है, चलिए। किस समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षा के माध्यम के रूप में क्षेत्रीय भाषा को प्रोत्साहित किया जाएगा? तो याद रखना, वो थी राममूर्ति समिति। कौन सी थी? राममूर्ति समिति ने कहा था ये। नेक्स्ट है अपना, भारत में हमारी क्षेत्रीय भाषाएं कितनी है? भारत में क्षेत्रीय भाषाएं पूछी जाए तो कितनी है? 12। ठीक है ना, चलिए। और भारत की दृष्टि से, भारत भाषा की दृष्टि से कितना, ये तो आप सभी जानते हो। ठीक है, मल्टीलिंगुअल कंट्री यानी बहुभाषिक देश है हमारा। ओके, चलिए अब आते हैं हम अगला क्वेश्चन। जो अच्छे प्रश्न हम पढ़ेंगे केवल। सबसे पहला प्रश्न आप लोग लगाइए, मैंने जिक्र किया था कि हमारे भारत में 4 प्रकार के भाषा परिवार हैं, और इन चारों को आप लोग रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना बिल्कुल अच्छे से। तो 4 परिवार है। पहला है आर्य भाषा परिवार, जिसमें इंडो आर्यन, ठीक है, इंडो आर्यन बोलते हैं इसको। दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, जिसको हम द्रविडियन बोलते हैं। तीसरा है तिब्बती बर्मन भाषा परिवार, और चौथा है आस्ट्रो एशियाटिक या मुंडा भाषा परिवार। तो ये 4 भाषा परिवार है। जो अच्छा प्रश्न है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, देखिए। और ये प्रश्न की हम बात कर लेते हैं कि भारत में भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया था? 4, अभी हम पढ़ा है हमने। और 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितनी मातृभाषाएं, वर्गीकृत भाषाएं और लिपियां हैं? तो देखो 4 के बारे में हमने पढ़ लिया अभी जस्ट, जैसे भारोपियन, द्रविड़, मुंडा, ऑस्ट्रिक, अडमानी, ये तिब्बती, चीनी, ये 4 भाषा परिवार हो गए। ठीक है, और 5वां भी और आ चुका है हमारा, भारोपियन है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात की गई है यहाँ पर, तो केंद्र शासित प्रदेश यानी पूरे देश की बात की गई है। तो यहाँ पर 5 बताए गए हैं, तो 5वां अपना भारोपियन भी आ चुका है। ठीक है, 5 हो गए अब। ओके, जिसमें से 234 तो मातृभाषा, 100 वर्गीकृत भाषाएं और 10 हमारी लिपियां हैं। तो अब के बाद आपको याद रखना है कि हमारे भाषा परिवार कितने हैं पूरे देश की बात की जाए तो 4 नहीं है, 5 हो गए। पहला भारोपियन, दूसरा द्रविड़, तीसरा मुंडा ऑस्ट्रिक, और चौथा अंडमानी, और 5वां तिब्बती चीनी परिवार। ठीक है, तो ये 5 है। इसके अंदर आप लोग एक और जोड़ लेना। ठीक है, कौन सा बताया था मैंने अभी? ये बताया था भारोपियन। इसके अंदर एक भारोपियन और जोड़ लेना। कौन सा है? भारोपियन परिवार। ठीक है ना, भारोपियन भाषा परिवार। ये 5 हैं अपने, 4 भाषा परिवार नहीं है। ठीक है, मुख्य रूप से 4 है और वैसे 5 है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो ये आप लोग सब जानते हो कि राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा कौन कौन सी है? मेवाड़ी है, मारवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, मेवाती है, बहुत है ना ऐसे। फिर इनकी उपबोलियाँ भी हैं, इनकी उपबोलियाँ भी हैं भाई। अगला क्वेश्चन, एक कहावत तो आपने सबने सुनी होगी भाषा के संबंध में, मैंने पिछली यूनिट में भी जिक्र किया इसका, कि 4 कोश पर पानी बदले 8 कोश पर वाणी। ये कहावत बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, यानी 4 कोश पर पानी बदल जाता है और 8 कोश पर हमारी भाषा यानी बोली बदल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना ये आता है। अब प्रश्न आप लोग निशान लगाइए, इन प्रश्नों पर आप लोग निशान लगा लीजिए। प्रश्न नहीं आए तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा भाई। कि संविधान के 100वें संशोधन हुआ था, संविधान के 100वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत 2001 में के आधार पर अनुसूचित भाषाओं में किन भाषाओं को शामिल किया गया था?
तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत शानदार ट्रिक है। तो ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी भैया 2001 की जनगणना के आधार पर, 100वें संविधान संशोधन में, जब 2001 की बात है ये, ठीक है। तो ये 4 भाषाएं थी, पहली है बोडो, दूसरी है डोगरी, तीसरी है मैथिली और चौथी है संथाली, ठीक है। 3 हो गई, 4 हो गई ना। तो अब आपको ट्रिक से याद रखना, बूढ़ी डोगरी, बूढ़ी डोगरी की थाली में मेथी, क्या है, बूढ़ी डोगरी की थाली में मेथी। ये ट्रिक आप लोग याद रखना, ये 4 भाषाएं आपको याद हो जाएगी। बूढ़ी का मतलब बोडो, डोगरी का मतलब डोगरी, और थाली मैथिल, थाली का मतलब संथाली, और मैथिली का मतलब मेथी, ठीक है। तो ये आपको याद हो गया। तो ये 4 भाषाएं हैं जो 100वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई थी, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि 71वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1992 के अंदर, उसमें कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी? 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। वो कौन कौन सी है? तो याद रखना, एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, कौन सी है? कॉमन। के कबूतर से क्या बन गया? कोंकणी। मैं से बन गया मणिपुरी, और न से बन गया नेपाली। तो संभालना आप लोग, संभालना आप लोग। मैं आपको एक बता रहा हूं कि जब मूल संविधान हमारा था उसके अंदर हमारी 14 भाषाएं थी, और इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई थी, तब जाकर के वर्तमान में 22 हैं। तो अब 8 कौन कौन सी है संभालो। 4 भाषाएं तो ये हो गई 100वें संविधान की, और 3 भाषा हमारी कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये हो गई, ठीक है। कितनी हो गई? 7। और एक भाषा और थी, एक भाषा और थी जिसका नाम था सिंधी। कौन सी थी? सिंधी को और जोड़ा गया था इनसे पहले। ये 7 भाषाओं से पहले सिंधी भाषा और जोड़ी गई थी। तो टोटल कितनी हो गई? 8 जुड़ गई, 14 के बाद 8, यानी वर्तमान में कितनी है? 22। कोई कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एक प्रश्न एग्जाम में छपेगा साथियों, इस चीज़ को मैं दावे के साथ में कह रहा हूँ, और हर वर्ष पूछा जाता है इनसे। चलिए अब देख लो पूरी पूरी 22 भाषाओं का मामला। संविधान की 8वीं अनुसूची में पूरी 22 भाषा आ गई। पहली है असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। तो हो गई ना अपनी पूरी पूरी ये 22 भाषाएं। हालांकि मैंने सामाजिक ज्ञान को मैं जब पढ़ाऊंगा ना तो उसके बारे में ट्रिक भी बहुत शानदार बनाया है, और 22 भाषा आपको चुटकियों में याद हो जाएंगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करिए जब रेट की तैयारी हम कराएंगे। चलिए तो अगला प्रश्न आपके लिए देखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है अपना, देखिए, भाषाई विविधता के दृष्टिकोण से भारत एक संपन्न राष्ट्र है, आप इस कथन से कहां तक सहमत हैं? तो ये अपने विचार इस पर व्यक्त कर रहे हैं। अच्छा प्रश्न भी है ये, ऐसे ही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं अपने विचार व्यक्त करने वाले। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती तो पेश करती है, लेकिन वह कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत केवल इस मामले में ही अनूठा नहीं है कि यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व भी है। दुनिया के और किसी भी देश में 5 भाषा परिवारों की भाषा नहीं पाई जाती। तो मैंने अभी आपको बताया ना कि भारत में कितने भाषा परिवार है? 5। कन्फर्म याद रखना। अब ये 5 के आगे मैं जिक्र कर रहा हूँ। 5 भाषाएं परिवार कौन सा है? इंडो आर्यन, द्रविड़, ऑस्ट्रोएटिक और तिब्बती बर्मन और अंडमानी। ये 5 भाषा परिवार, इनको आप रट लेना आप लोग। ये भाषाएं आपस में तत्संपर्क संवाद भी करती रहती है। अनेक भाषिक और सामाजिक भाषिक विशेषताएं ऐसी हैं जो सभी भाषाओं में समान रूप से पाई जाती है। यह इस बात का सबूत है कि भारत में विभिन्न भाषाएं, संस्कृतियां सदियों से एक दूसरे को समृद्ध करती रही। हमारी कुछ शास्त्रीय भाषाएं भी हैं, जैसे लैटिन, अरबी, फारसी, तमिल, संस्कृत। विभक्ति प्रधान व्याकरण के मामले में और सौंदर्य बोध की दृष्टि से काफ़ी समृद्ध रही और हमारे जीवन को प्रदीप्त करती रही। अनेक भाषाएं उनसे शब्द लेती रहती है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न है अपना कि बहुभाषिकता का अर्थ क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन यही है, और उसकी प्रकृति का उल्लेख कीजिए। तो प्रकृति भी आपसे पूछी जा सकती है। तो बहुभाषिता भारत की एक विशिष्ट स्थिति है। हमारा पूरा देश हमारा एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है। तो बहुभाषिकता का अभिप्राय हो गया कि एक ऐसी स्थिति जिसमें
बच्चे के परिवेश में एक से अधिक भाषा बोली जाती है। देखो आपके परिवार के अंदर भी बहुत से लोग हिंदी के साथ साथ अपनी क्षेत्रीय भाषा भी बोलते होंगे, अपनी इंग्लिश भाषा भी बोलते होंगे, कुछ पंजाबी हैं तो पंजाबी भी बोलते होंगे। तो आप एक ही परिवार में बहुत सारी भाषा बोलते हैं। तो आप सोचिए इतना बड़ा देश है तो देश में कितनी भाषा है, बहुत सारी भाषा है। भारत के नगरों में ऐसी स्थितियां सामान्यतः देखने को मिलती है जहां बच्चे के घर में एक भाषा बोली जाती है तो पड़ोस में दूसरी, स्कूल में दूसरी, शिक्षण की भाषा अंग्रेजी होगी, द्वितीय भाषा के रूप में उसे पढ़ानी होती है, या कोई हिंदी या कोई अन्य भाषा। स्थितियां ऐसी हैं कि जिनमें बच्चे संपर्क में 3-4 भाषाओं में रह जाता है। निश्चय ही है कि स्थिति बच्चे के लिए एक समस्या प्रदान है। अभिभावक शिक्षक के नाते हम इस स्थिति को बदल तो नहीं सकते, लेकिन इसको हम समझ करके बच्चे की सहायता जरूर कर सकते हैं। भारत में भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती पेश करती है, लेकिन कई प्रकार के अवसर भी देती है। भारत केवल इस मामले में अनूठा नहीं है, यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, बल्कि उन भाषाओं में अनेक भाषा परिवारों का प्रतिनिधित्व भी होता है। दुनिया के और किसी भी देश में 5 भाषा परिवारों की विशेषताएं या भाषा नहीं पाई जाती भाई, तो ये आप लोग याद रख लेना। अब हम बात करते हैं इसकी प्रकृति बहुभाषिकता की, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। बहुभाषिकता विभिन्नता मानव अस्तित्व का एक भाग है। भाषा को अर्जित करने की शक्ति आंतरिक होती है। प्रत्येक बालक में शक्ति जन्म के समय प्राप्त हो जाती है। बच्चा पेट से सीख के आता है, लेकिन जब वह अन्य लोगों के संपर्क में आता है, उनके साथ अंतःक्रिया करता है, तो उसमें बहुभाषिता और भाषा की विभिन्नता के गुण भी उसमें विकसित होने लग जाते हैं। अतः हम जानते हैं कि किस प्रकार पंजाबी लोगों के संपर्क में आने पर हमारी पंजाबी भाषा बोलने हम लग जाते हैं। राजस्थानी लोगों के संपर्क में आते हैं तो राजस्थानी भाषा बोलने लग जाते हैं। ठीक है, अपने रहन सहन, खान पान, ये सब क्या है, ये बहुभाषिकता की पहचान होती है हमारी। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि बहुभाषिकता विद्यार्थियों के लिए वरदान है अभिशाप। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ज़्यादा नहीं पढ़ना आपको, हालांकि इनको एक बार देख के जरूर जाए। या फिर पूछ सकता है कि बहुभाषिकता भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, उपयुक्त कथन की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम संसाधन के रूप में देख लेते हैं इसको। बहुभाषिकता एक शाश्वत सत्य जिसको नकारा नहीं जा सकता। शिक्षकों को बहुभाषिकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यह लगभग प्रत्येक देश या समाज का सामान्य सत्य है। आज हमारे देश में बहुभाषिकता को संवैधानिक रूप से स्वीकार किया गया, फिर भी यथार्थ के धरातल पर इसके पुष्पन के लिए उपयुक्त वातावरण नहीं बन पाया। कहीं ना कहीं एक भाषा विशेष से हमारा लगाव होना इसका प्रमुख कारण रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी हम कहीं हिंदी का और कहीं अंग्रेजी का विरोध कर देख सकते हैं। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम होना, उसके प्रति सम्मान होना कोई गलत बात नहीं है, बल्कि इन मायनों में, कई मायनों में लाभकारी लक्षण भी होते हैं। आज भाषा विज्ञानियों, राजनीति सिद्धांत शास्त्रियों, समाज भाषा शास्त्रियों, भाषा नीति निर्माता आदि सभी ने बहुभाषिकता को संसाधन के रूप में माना है, जो निम्न बिंदुओं से स्पष्ट होता है। देखिए आप लोग, कोई भाषा चिंतन की प्रक्रिया में बाधक नहीं बल्कि उसकी वाहक होती है। जितनी अधिक भाषाओं का ज्ञान आपको होता है, आप उतने अधिक तरीके से किसी बिंदु, किसी घटना या किसी विषय के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक दृष्टि से भी बहुभाषिकता विकास के लिए सकारात्मक आधार उपलब्ध करवाती है। बहुभाषिकता सतही स्तर पर सरल आंतरिक जटिलता लिए हुए है। एक विशेष सांस्कृतिक स्थिति होती है। ये एक ऐसी जटिल स्थिति है जहाँ 2 या 2 से अधिक भाषाओं की अंतर्क्रिया भाषाई साहित्य का सांस्कृतिक विकास और ज्ञान की संरचना या रचना को प्रभावित या पुष्टि भी करते हैं। बहुभाषिकता की स्थिति भाषा के विकास, सामाजिक सांस्कृतिक वृद्धि, सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। इसका अल्पसंख्यक भाषाओं के संरक्षण और प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिससे कि सामाजिक भाषाई संसाधनों को बनाए रखा जा सके और उनका दोहन किया जा सके। तो ये प्रश्न आपको याद कर लेना। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, देखिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। बहुभाषिकता का कक्षा कक्ष में क्या महत्व है? ठीक है, तो ये आपको प्रश्न पढ़ना है, इसको आप लोग एक बार जरूर देख लेना। ठीक है भाई। विभिन्न भाषाओं को व्याकरण के माध्यम से पढ़ा जाता है। क्या व्याकरण के नियमों को पढ़ाकर ही बच्चों को भाषा का ज्ञान कराया जा सकता है? एक प्रचलित अवधारणा यह है कि भाषा गतिविधि पर आधारित है, इसे गतिविधि के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। इससे अभिप्राय है कि भाषा को सिखाने के लिए अधिक से अधिक प्रयोग करवाया जाना चाहिए।
भारत में अनेक भाषा बोलियाँ बोली जाती हैं। सभी भाषाएं और बोलियाँ अपने आप में महत्वपूर्ण है। भारतीय कक्षाओं में बहुभाषिता विद्वान रहती है, लेकिन एक समस्या कहीं नहीं समझनी चाहिए। यह एक समस्या के रूप में कभी भी कहीं भी नहीं समझनी चाहिए। उदाहरण के लिए निम्न प्रकार से हम एक संसाधन के रूप में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जयपुर के किसी स्कूल में भाषा शिक्षण कर रहे हैं, वहाँ पर आपको बंगाली, पंजाबी, तमिल, गढ़वाली ऐसी अनेक भाषाओं को बोलने के लिए बालक मिल जाएं। इसके अलावा हिंदी भाषी विद्यार्थी भी अवश्य मिलेंगे। यदि हम बच्चों को एक वचन से बहुवचन बनाना सिखाते हैं तो कुछ निम्न प्रक्रिया करेंगे। जैसे भाई अंग्रेजी के कुछ शब्दों की सूची ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे। देखो हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं प्रश्न, आप मत पढ़ना इसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आता है आपका, देखिए यहाँ पर बहुभाषी भारत में भाषा और शिक्षा की स्थिति क्या है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग लगाएंगे और आप लोग पढ़ के इसको जरूर जाए, ठीक है। चलिए भारतीय संविधान में मातृभाषा में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान है। भारत में एक भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय नहीं है। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने भी 1938 में सुझाव दिया कि बच्चों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी सुझाव दिया गया कि अल्पसंख्यकों की भाषा की रक्षा भी करना उनकी मातृभाषा में होनी चाहिए। इसके अलावा ये सुझाव भी दिया गया कि लेकिन बहुभाषी समाज में एक ही भाषा में शिक्षा देना किस प्रकार से संभव होगा, यह समाधान नहीं किया गया। एक बहुभाषी समाज में बहुभाषी बोलियाँ बोली जाती है, इसलिए उन्होंने त्रिभाषा फॉर्मूला जो दिया गया था वो पर्याप्त नहीं था। भारत के स्कूलों में सामान्यतः बहुभाषी बच्चे मिलते हैं। यदि हम कक्षा, पाठ्यक्रम, सिलेबस, पुस्तकें, अनुदेशन प्रणाली को बहुभाषी संसाधनों के रूप में तैयार नहीं करते तो इससे अभिप्राय है कि हम विभिन्न बच्चों की व्यक्तिगत भाषाओं की अवहेलना कर रहे हैं, ठीक है। यदि हम उनकी भाषा की अवहेलना होती है तो उनकी भाषा का ज्ञान उनसे वंचित हो जाएगा। केवल यह प्रावधान करना है कि स्कूल प्रत्येक बालक को 3 भाषाओं का ज्ञान कराएगा, ये काफ़ी नहीं है भाई। 3 भाषाओं का ज्ञान करा दे तो ज़्यादा थोड़ी है। इससे स्पष्ट तौर पर देश की भाषा और सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रूप से संभाल कर नहीं रखा जा सकता। 3 भाषाओं ही काफ़ी नहीं होती, और भी पढ़ाना चाहिए, ठीक है। एक प्रश्न ये आपको याद रखना है कि किसी भी भाषा को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित करने के पीछे क्या तर्क हो सकता है। तो ठीक है भाई, ये अपना तर्क आपको याद कर लेना है। तो ये प्रश्न होता है अपना, और यहाँ पर अपनी ख़त्म होती है कहानी, ठीक है ना। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है कुछ भी इस यूनिट से, ठीक है। एक प्रश्न ये आप भी देख लेना, बहुभाषिकता के शैक्षिक संदर्भ में आप क्या समझते हैं। बस इतना आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैंने आपको 20 जो मॉडल पेपर बताए हैं, ठीक है, उनको भी आप लोग पढ़ना। निबंधात्मक प्रश्न इसमें से आएगा ही नहीं, मुश्किल है, मुश्किल ही नहीं आएगा इसमें, ठीक है। इसमें निबंधात्मक प्रश्न केवल 3 ही है भाई, याद 3-4 ही बस, ज़्यादा नहीं है, तो नहीं आएगा इससे। और एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, फटाफट कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आप लोग अपना फ़ायदा उठा लीजिए। धन्यवाद।